वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट 01 और उसका सॉल्यूशन जो कि है चैप्टर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से यूनिट 4 चैप्टर नंबर 1 एंड 2 एंड 3 तीनों चैप्टर्स को मिलाकर ये टेस्ट बनाया गया है। इस टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सबका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आए आपको मिल सके। और इन सभी वीडियोस के अंदर जितने भी यहाँ पर नोट्स हैं उन सब की अगर आपको पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करनी है तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि है mpermanophysics.blogspot.com। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ गिवन फिगर ए बार मैग्नेट इज क्विकली मूव टुवर्ड्स ए कंडक्टिंग लूप हैविंग ए कैपेसिटर, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स ए एंड बी ऑफ द कैपेसिटर। तो ये मैग्नेट है, ये यहाँ पर अप्रोच कर रही है इसकी तरफ, नॉर्थ पोल इसका, और ये इस तरह की कोई लूप है जिसके अंदर एक कैपेसिटर लगाया गया है। तो कैपेसिटर्स की प्लेट पर क्या पोलैरिटी होगी वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो क्वेश्चन के आंसर में अगर हम लेंज लॉ के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो अगर मैं यहाँ से एक नॉर्थ पोल लेके जाता हूँ तो इस लूप के, ये जो लूप कुछ इस तरह है, अगर लूप का मैं इस तरफ का हिस्सा देखता हूँ तो वहाँ नॉर्थ पोल बनेगा जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर इस लूप का मेरी तरफ से हिस्सा, यहाँ से अगर मैं हिस्सा देखता हूँ तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर बनेगा साउथ पोल, और साउथ पोल की वजह से यहाँ क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो क्लॉकवाइज होगी, और क्लॉकवाइज करंट होने की वजह से क्या होगा, इस पोलैरिटी के अंदर यहाँ यहाँ पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और यहाँ नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। तो ये पोलैरिटी जो होगी इस प्लेट की वो होगी पॉजिटिव और बी प्लेट की होगी नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टेट लेंस लो, ए मेटालिक रोड हेल्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी, विल देयर बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड एट इट्स एंड? अगर हाँ या ना तो जस्टिफाई करो अपने आंसर को। तो यस, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द रोड एज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो इस वजह से क्या होगा, अगर ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ है, तो जब ये फ्री फॉल होगी तो वहाँ पर क्या होगा, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थ्रू आउट चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और एक ईएमएफ इंड्यूस होगी इस रोड के अंदर। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द मेटल रिंग्स 1 and 2 when the current I is steadily decreasing in the given direction। तो अगर क्वेश्चन हमारा ये है तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा। अगर करंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह है और डिक्रीजिंग है, तो करंट इस तरह होने की वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस लूप के अंदर वो डाउनवर्ड होगा, यहाँ अपवर्ड होगा। और ये करंट डिक्रीज है इसलिए क्या होगा, यहाँ पर जो फ्लक्स है अंदर की तरफ डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पर बाहर की तरफ डिक्रीजिंग होगा। अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हमें पता है कि अगर करंट की जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको स्ट्रेंथ कराना पड़ेगा, उसको अपोज कराना पड़ेगा बाय इंक्रीज। तो उसको इंक्रीज कैसे कराएंगे, हम उसको इंक्रीज कराएंगे उसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल कर, यानी कि इस डायरेक्शन, यानी कि इनवर्ड जो डायरेक्शन चल रही है इसी डायरेक्शन में कुछ और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इसको स्ट्रेंथ करने के लिए। तो इस वजह से जो डायरेक्शन होगी करंट की वो होगी, अगर थंब इनवर्ड है तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, और इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है उसको हम स्ट्रेंथ कराएंगे और बाहर की तरफ निकाल कर, देखिए कुछ और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर थंब अपवर्ड पॉइंट कर रहा है तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बार मैग्नेट इज मूव्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो बिटवीन टू coils PQ and CD, प्रिडिक्ट द डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द ईच कोयल। अगर यहाँ पर कोई, हम यहाँ पर कोई भी एक बार मैग्नेट बना देते हैं, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एस है, और ये इस तरफ अगर मूव कर रही है तो इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह है। अगर यहाँ पर कोई कोयल है PQ, यहाँ पर कोई कोयल है CD, अगर मैं इस लूप को, इसको मैं इस बार मैग्नेट को अगर इसकी तरफ लेकर जाता हूँ तो एन जो नॉर्थ पोल है वो दूर गया है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कोई साउथ पोल जनरेट होगा, जिसकी वजह से अगर यहाँ से मैं देखता हूँ तो इसके अंदर होगा क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस।
अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये अगर साउथ पोल है और ये इसकी तरफ गया है तो इसको अपोज करेगा, रिपेल करेगा, यहाँ पर क्या होगा, साउथ पोल जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो इसके अंदर क्लॉकवाइज, यहाँ से देखता हूँ तो क्लॉकवाइज, अगर इधर से देखता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ, और इधर से यहाँ देखता हूँ तो मैं ये सब क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 5, टू स्फेरिकल बॉब्स, वन मेटालिक एंड अदर ऑफ ग्लास of same size are allowed to fall freely from some height above the ground. Which of the two would reach earlier on why? हमारे पास दो ग्लास के ऐसे बोब हैं, एक ग्लास है एक मेटल है, दोनों को हम फ्री फॉल कराते हैं किसी भी पर्टिकुलर हाइट h से, तो कौन सा अर्थ पर जल्दी पहुंचेगा? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा द ग्लास बोब विल रीच अर्लियर ऑन द ग्राउंड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। जो बॉडीज नीचे गिर रही हैं उनके मास के इंडिपेंडेंट होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो दोनों एक साथ ही गिरेंगे। लेकिन मेटालिक के अंदर क्या होगा, जब मेटालिक बॉडी फ्री फॉल करेगी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो वहाँ पर कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, वो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, उस मोशन को अपोज करेगा जो मोशन उसको प्रोड्यूस कर रहा है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इसलिए क्या होगा, उसका जो मोशन है वो स्लो हो जाएगा, इसलिए जो ग्लास की होगी वो जल्दी गिरेगी, मेटल की जो होगी वो स्लो गिरेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज द कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर लैमिनेटेड? जो ट्रांसफॉर्मर की कोर्स है वो लैमिनेटेड क्यों की जाती है? द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज ऑफ प्रिवेंटिंग एडी करंट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द कोर। क्योंकि अगर कोर्स को लैमिनेट नहीं किया जाएगा, इसको लैमिनेट नहीं किया जाएगा और इनको एक साथ लगाया जाएगा, तो इनका जो एरिया है वो एडिशन के बाद ग्रेटर होगा, जबकि यहाँ पर जो एरिया है वो इनके कॉन्टेक्ट खत्म होने की वजह से एरिया कम हो जाएगा। एरिया अगर कम है तो एडी करंट्स की जो वैल्यू है वो भी कम होगी। 7th हमारा क्वेश्चन है, ए प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वर्सेस करंट आई इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द टू ए एंड बी हैज द ग्रेटर सेल्फ इंडक्टेंस? तो हमें पता है जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है फाई आई ग्राफ के स्लोप पर, तो जिसका भी स्लोप ज़्यादा होगा उसका ही एल ज़्यादा होगा, तो स्लोप यहाँ पर ए का ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा, जो इंडक्टेंस है वो ए का ज़्यादा होगा, बी का कम होगा। अब हमारे पास है 8th क्वेश्चन, वाई इज द यूज ऑफ एसी वोल्टेज प्रीफर्ड ओवर डीसी वोल्टेज? तो इसका सिंपल से क्वेश्चन का आंसर है, बिकॉज ट्रांसमिशन लॉस जो एसी के अंदर होता है वो बहुत कम होता है, और एसी को हम स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, इसलिए जो एसी है वो हमेशा यूज की जाती है इन द केस ऑफ डीसी के प्रेफरेंस में। तो हाउ मच पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल डज ए एसी सोर्स सप्लाई टू ए कैपेसिटर? ये क्वेश्चन नंबर 9 है। वो पूछ रहा है कि कितनी पावर वो सप्लाई करता है कोई भी एसी सोर्स जब कभी भी कैपेसिटर के अक्रॉस लगाया जाता है। तो एवरेज जो पावर है वो होती है पावर इज इक्वल टू आई एवरेज वी एवरेज, और आई एवरेज होता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस या फिर कोस फाई। ये हमारा फॉर्मूला है एवरेज पावर का। आई आर एम एस इज इक्वल टू हो सकता है आई नॉट ओवर √2, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन एवरेज पावर कैपेसिटर के अक्रॉस में हमारे पास फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस कोस फाई। फाई यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो कैपेसिटर और इंडक्टर के मामले में जो फाई है वो π/2 होता है, तो कोस π/2 की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर पावर की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो किसी भी कैपेसिटर या इंडक्टर के लिए अगर हम एवरेज पावर निकालते हैं फुल साइकिल के लिए, कोई भी एसी सोर्स अगर लगाया जाता है तो वहाँ पर जो पावर होगी एवरेज वो होगी 0। 10th हमारा क्वेश्चन है, द इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज of an AC circuit is given by I is equal to 10 sin 314 t ampere, voltage given by 50 sin 314 t volts. What is the power dissipation in the circuit? अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर जो पावर डेसिपेटेड है वो इक्वल टू होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से I 10 होगा, V नॉट यानी कि वोल्टेज 50। अब आई आर एम एस निकाल सकते हैं आई नॉट ओवर √2 एंड वी नॉट ओवर √2 करके मिल जाएगा यहाँ पर आई आर एम एस वी आर एम एस, और पावर जो है वो है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कोस फाई। फाई की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 0 होगी,
क्योंकि हम नॉर्मल सर्किट यूज़ कर रहे हैं, इंडक्टर कैपेसिटर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 10 इंटू 50/2 इज इक्वल टू 250 वॉट। 11th क्वेश्चन में पूछा गया है, रिएक्टिव एलिमेंट इन ए एसी सर्किट कोज द सर्किट करंट टू लीड बाई जो π/2 फेज और लैग बाई π/2 फेज। तो क्वेश्चन पूछा है, कोई रिएक्टिव एलिमेंट है, कैपेसिटर या इंडक्टर कोई भी हो सकता है, उसके अंदर जब भी हम एसी सर्किट सोर्स लगाते हैं तो जो उसके अंदर करंट है वो लीड करता है π/2 फेज, अगर लैग करता है π/2 फेज, तो उन एलिमेंट्स के नाम क्या होंगे। अगर करंट लीड करता है तो वो कैपेसिटर होगा, अगर करंट लैग बिहाइंड रहता है तो वो इंडक्टर होगा। कुछ इस तरह हमारा उसका ये, अगर हमारे ईएमएफ की वैल्यू है तो करंट की वैल्यू ये होगी, कैपेसिटर के अंदर π/2 फेज आगे है। अगर यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू है तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू होगी, π/2 फेज ये यहाँ पर पीछे है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन रेजोनेंस एंड इट्स यूज। तो रेजोनेंस इज अ फिनोमिनन टेक प्लेस इन सीरीज एलसीआर सर्किट whenever for a particular frequency mu omega r the values of xc become equal to xl, यानी कि capacitive reactance is equal to inductive reactance, then the impedance of the circuit, impedance is given by r square xc minus xl का square under root, वो हमेशा क्या होगा, z becomes r only, thus the effective resistance of the circuit decreases from this to r, the peak value of current is achieved, this phenomena is known as resonance। कि रेजोनेंस के फिनोमिना के अंदर क्या होता है, सर्किट के अंदर जब एक्स सी जो है वो एक्सएल के इक्वल होगा तो उस कंडीशन में जो जेड की जो वैल्यू है वो आर हो जाएगी और वो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट के अंदर। तो सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस मिनिमम है तो वहाँ पर करंट हमें मैक्सिमम मिलेगा, और करंट की अगर वैल्यू मैक्सिमम है तो उस सर्किट को हम बोलते हैं कि वहाँ पर रेजोनेंस अचीव हो गया है। रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है और इन सर्किट्स को हम यूज़ करते हैं रेडियो ट्यूनिंग डिवाइसेस के अंदर, चैनल की फ्रिक्वेंसी को रिसीव करने के लिए, मैच करने के लिए। तो यहाँ पर इसका ग्राफ होगा कुछ इस तरह, अगर इसको हम आई दिखाते हैं, करंट दिखाते हैं, तो ये पीक वैल्यू होगी आई नोट। यहाँ पर 13th जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर 4 क्वेश्चन है, क्वालिटी फैक्टर, पावर फैक्टर, वोल्टलेस करंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है क्वालिटी फैक्टर। इट इंडिकेट्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की शार्पनेस कितनी है वो हमें पता लगता है क्वालिटी फैक्टर से। तो उसका जो फॉर्मूला वो है, रेशियो होता है वोल्टेज अक्रॉस एल और सी, यानी कि एल और सी के अक्रॉस जितनी भी वोल्टेज है वो, और वोल्टेज अक्रॉस आर। तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1/r अंडर रूट L/C होगा, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रियल पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द लोड टू द अपरेंट पावर। तो रेशियो होगा रियल पावर ओवर अपरेंट पावर वर्सेस जो भी हमने लोड लगा रखा है वो। तो पावर फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला होता है cos फाई इज इक्वल टू r/z, r यहाँ पर रेजिस्टेंस है, z यहाँ पर इम्पीडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टलेस करंट इज द करंट ऑफ ए कैपेसिटर या इंडक्टर। कैपेसिटर या इंडक्टर के अंदर जब करंट कोई भी पावर डेसिपेशन नहीं करता है या फिर पावर डेसिपेशन जीरो होती है तो उस तरह के करंट को हम बोलते हैं वोल्टलेस करंट, क्योंकि वहाँ पर पावर्स कंज्यूम नहीं हुई। और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है ट्रांसफॉर्मर रेशियो के, वो होता है n/p इज इक्वल टू vs/vp ns/np ip/is, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी का रेशियो, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब हम बात करते हैं 14th क्वेश्चन के बारे में। ए कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया इज रोटेटेड एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड ओमेगा in a uniform magnetic field B and connected to a resistance R, deduce the expression for maximum EMF induced in the coil and power dissipation। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक बात ध्यान देनी होगी कि हमारे पास कोई एक्सिस है, उस एक्सिस पर कोई भी रेक्टेंगुलर कोयल है, वो किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है इस फिक्स एक्सिस के अलोंग। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ईएमएफ निकालनी है। तो ईएमएफ तब ही निकाल पाएंगे जब हम फ्लक्स निकाल पाएंगे। तो चेंज इन फ्लक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले फ्लक्स निकालना होगा, और इस क्वेश्चन के अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो एरिया स्वेप्ट की वजह से चेंज हो रहा है, यानी कि फाई यहाँ पर थीटा कितनी जल्दी चेंज हो रहा है उस वजह से हम जो एरिया स्वेप्ट होगा वो पता लगा पाएंगे, कितना या ज़्यादा या कितना या कम वहाँ पर स्वेप्ट होगा, उसी की वजह से जो फ्लक्स है वो पता चल पाएगा कि कितना ज़्यादा कम या ज़्यादा होगा। तो इनिशियली एरिया वेक्टर ए ऑफ कोयल मेक्स एन एंगल theta with the direction of magnetic field
अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है तो कोयल का जो एंगल है वो थीटा होगा। लेट द कोयल रोटेट विद एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम टी। तो हम कोयल की बात करते हैं, कोयल रोटेट करती है थीटा एंगल, अगर यहां से वो यहां पहुंच गई इन टाइम टी, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी एंगुलर डिस्टेंस बाई टाइम, और थीटा यहाँ पर इक्वल होगा ओमेगा टी के। अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं अगर हम सिंगल टर्न्स के लिए, तो वो होगा फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा, थीटा की जगह पर ओमेगा टी। अगर मैं डी फाई बाई डी टी यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालता हूँ, तो कोस का नेगेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा इसके सामने आ जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा की जो वैल्यू है वो 2 पाई न्यू होती है। अब यहाँ पर एन टर्म्स के लिए अगर मैं लिखता हूँ तो हमें पता है ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। तो ये वैल्यू होगी एन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू मिलती है। अब अगर इसको मैं 2 पाई न्यू बोल दूं और 2 पाई न्यू एन बी ए की जो वैल्यू को मैं ई नोट बोल दूं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब ई इक्वल टू ई नोट इक्वल टू ऐसे कुछ साइन ओमेगा टी हमें इक्वेशन मिली है, तो यहाँ पर ई नोट की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 पाई न्यू एन बी ए, जो हमने पहले लेट की है। पावर डेसिपेटेड देखनी है, पावर डेसिपेटेड होगी वी स्क्वायर आर एम एस ओवर आर, और वी की जो वैल्यू यहाँ पर ई है ई स्क्वायर आर एम एस। ई नोट पता है तो हम ई आर एम एस निकाल सकते हैं अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ई आर एम एस का स्क्वायर होगा जो वो होगा ई नोट का स्क्वायर ओवर 2। तो पावर फैक्टर जो पावर है एवरेज पावर है वो होगी ई स्क्वायर आर एम एस ओवर आर, तो ये 2 होगा नीचे, इसकी जो वैल्यू होगी ओमेगा एन बी ए, इसका स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं हम अपने 15 क्वेश्चन के बारे में। 15 क्वेश्चंस के अंदर क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एलसी ऑसिलेटर, और उसके अंदर फीडबैक क्या होता है। एलसी ऑसिलेटर आप बुक से कर सकते हैं या फिर अलग वीडियो मिलेगी आपको, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। तो 16th हमारा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज वन अंडरस्टैंड एंड सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर. What is the voltage difference developed between the ends of the wings having a span of 25 meter? If the Earth's magnetic field at the location has magnitude of 5 into 10 की power minus 4 Tesla, and angle of dip is 30 degree. तो कुछ इस तरह का एरोप्लेन है हमारे पास, लेट करो कुछ इस तरह का एरोप्लेन है, और ये इसके वहाँ पर विंग्स हैं ये, और विंग्स की जो लेंथ है ये स्पैन करेंगे, ये 25 मीटर्स के हैं, लेट कर लो। तो इनकी वजह से ये चेंज होंगे, इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा हॉरिजॉन्टली, तो वहाँ पर क्या होगा, जो अर्थ का मैग्नेटिक वेक्टर है यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्रॉस होगा हर बार जब भी ये मूव करेगा हॉरिजॉन्टली इस तरफ, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। When the plane move horizontally, it curves the vertical component of Earth's magnetic field. अब हमें सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। तो गिवन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। V हमारे पास 1800 किलोमीटर पर आवर है। इसको अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में चेंज करता हूँ तो वो होता है 500 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस अगर लेंथ की बात करूँ तो वो होगी 25 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड है 5 into 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला, एंड एंगल ऑफ डिप यानी कि डेल्टा है 30 डिग्री। अब वर्टिकल कंपोनेंट है वी इक्वल टू होता है बी यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू में साइन डेल्टा। 5 into 10 की पावर माइनस 4 साइन 30 इक्वल टू हाफ यानी कि 2.5 into 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। अब ई की जो वैल्यू होगी वो होगी BLV मोशनल EMF, क्योंकि कोई भी आर्म अगर कुछ इस तरह हमारी ये आर्म है जो विंग है इस एरोप्लेन के, ये एक आर्म की तरह है PQ, अगर ये मूव करेगी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वहाँ पर मोशनल EMF होगी E 2.5 into 10 की पावर माइनस 4 25, एंड V है यहाँ पर 500। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 3.125 वोल्ट्स। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, सीरीज
LCR circuit is made by taking resistance 100 ohm, inductor 2 by pi h, C is equal to 100 by pi microfarad. This series combination is connected across a source of 220 volt 50 hertz. Calculate the impedance of the circuit, the peak value of the current flowing in the circuit, the power factor, और उस पावर फैक्टर को कंपेयर करना है रेजोनेंस सर्किट के अंदर जब भी पावर होती है, जो भी पावर फैक्टर होता है उससे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है वो कुछ इस तरह है। अगर रेजिस्टेंस 100 ओम है, इंडक्टेंस यहाँ पर इंडक्टर का 2 बाई पाई एच है, सी यहाँ पर 100 बाई पाई है, वोल्टेज 200 वोल्ट है, 220 वोल्ट्स, हर्ट्ज 50 वोल्ट्स, 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी। अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं एक्सएल, वो होता है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, 2 इंटू पाई इंटू न्यू यहाँ पर 50 इंटू 2 पाई, पाई से पाई 20 से 100, ये 200 आ गया, मल्टीप्लाई के बाद 200 ओम मिल गया एक्सएल, एक्सी 1 ओवर ओमेगा एल 1 ओवर ओमेगा 2 पाई न्यू 50 इंटू, और यहाँ पर सी की जो वैल्यू 100 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर -6 अगर ऊपर जाएगी तो 2 3 4 4 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो बटेंगे, यानी कि 100 ओम। तो इस तरह हमारे पास है रेजिस्टेंस। अब हम निकाल लेते हैं ZL, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। आर 100 है स्क्वायर, एक्सएल 200 माइनस 100 यानी कि 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100√2। तो ओमेगा हमें Z की जो वैल्यू है हमें मिल गई 100, आर की वैल्यू 100, एक्सएल की 200, ये 100। तो अब हमें पीक वैल्यू निकालनी है। तो करंट की जो पीक वैल्यू है वो कब मिलेगी, जब वोल्टेज पीक हो, उससे डिवाइड कर दें हम टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इम्पीडेंस से। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैसे मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें दे रखी है V यानी कि 220 वोल्ट्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंडर रूट से, अंडर रूट 2 से, तो मिल जाएगी टोटल वैल्यू कि V नॉट। ये आरएमएस वैल्यू होती है, जब भी क्वेश्चन के अंदर दी रहती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। अगर आरएमएस वैल्यू को कन्वर्ट करना है पीक वैल्यू में तो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर जो आई नोट की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होने के बाद 2 रूट से, और जेड की जो वैल्यू हमने रखी है वो पुट करने के बाद हमें मिलेगा 2.2 एम्पियर। पावर फैक्टर निकालते हैं, वो होता है कोस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। कोस फाई इक्वल टू आर यहाँ पर 100 है, जेड 100√2 है, तो कट जाएगा तो मिलेगा 1/√2। और रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी के लिए जब भी पावर फैक्टर निकालते हैं तो वो होता है 1, अगर इनका हम रेशियो निकालते हैं तो 1/√2 मिलता है। और इस टेस्ट का हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितने टाइप्स के एनर्जी लॉस होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। सबसे पहले है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस का मतलब है जब भी कोर को हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं जो कि उसको हीट करते हैं, तो वहाँ एनर्जी लॉस होती है। फ्लक्स जब भी प्राइमरी कोयल के अंदर और सेकेंडरी कोयल के अंदर फ्लक्स मूव कराया जाता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है वो लीक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्स लीकेज, वहाँ भी एनर्जी लॉस होती है। कॉपर लॉस, जब भी हम कोर के ऊपर वायर लपेटते हैं कॉपर के तो उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और वहाँ भी कुछ ना कुछ हीट लॉस हो जाती है, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से या रेजिस्टेंस की वजह से, तो उस हीट की वजह से भी क्या है, लॉस हो रहा है। हिस्टेरेसिस लॉस की बात करते हैं हम, जब भी कोर को हम मैग्नेटाइज करते हैं, डीमैग्नेटाइज करते हैं तो हिस्टेरेसिस एरिया की वजह से वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट की फॉर्म में भी एनर्जी लॉस हो रही है। नेक्स्ट है हमारा हमिंग लॉस, यानी कि हमिंग साउंड आती है मैग्नेटोस्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, तो उस कंडीशन में भी क्या है, हमारे पास कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो इस ये हमारे पास 5 तरह के लॉस हैं, जब भी ट्रांसफार्मर हम पढ़ते हैं तो ये 5 लॉस हमें पढ़ने पड़ते हैं।